हम लोगों को आज पढ़ना था प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस एक बचा हुआ था हमारा टॉपिक, प्रोसेस मॉड्यूल, और एक था एचटीटीपी मॉड्यूल। तो हम लोग को दो दो मॉड्यूल्स जो थे वो बचे हुए थे, वो पढ़ने हैं। तो देखिए, हम लोग पहले तो प्रोसेस मॉड्यूल को पढ़ेंगे कि प्रोसेस मॉड्यूल होता क्या है। तो मान लीजिए आप लोग कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो अपने कंप्यूटर पर, कोई भी एप्लीकेशन चलाते हो तो वो एक प्रोसेस होता है। जैसे आप कोई म्यूज़िक प्लेयर चला रहे हो तो वो भी एक प्रोसेस है। आप कोई जो है सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड जिस पे आप कोड लिखते हो, तो वो भी एक प्रोसेस है। तो जितना भी चीज़ें चल रही हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर, वो सारी प्रोसेसेस होती हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इन नोड जेएस द प्रोसेस ऑब्जेक्ट इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रोल ओवर the current Node.js process. It is always available in any Node.js environment and can be accessed without requiring any module. तो जो आपका ये एक Node.js का एप्लीकेशन भी रन हो रहा है ना, ये भी एक प्रोसेस है। तो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जितनी भी चीज़ें चलती हैं सारी एक प्रोसेस होती हैं। जो आप वेबसाइट बना रहे हो वो भी जब चलेगा तो वो भी एक प्रोसेस बन के चलेगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि Node.js में हम लोग जो यहाँ पे प्रोसेस मॉड्यूल है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि Node.js की जो भी प्रोसेस है उसके ऊपर हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल के दिखा भी सकते हैं और खुद भी देख सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस मॉड्यूल है, ये प्रोसेस के साथ डील करता है, प्रोसेसेस। जैसे Node.js मॉड्यूल हो गया। तो प्रोसेस इवेंट्स में देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी तक जो हमने इवेंट्स मॉड्यूल देखा था कल की क्लास में, तो उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, खुद का इवेंट बना रहे थे। खुद का इवेंट बना रहे थे और उसको कोई एक नाम दे दे रहे थे और उसको बाद में हम लोग यूज़ कर ले रहे थे। तो वो क्या था कि हम लोग खुद का कस्टम इवेंट बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रोसेस मॉड्यूल जब हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पे 4 तरीके के आपके पास इवेंट मिलते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, एक है Node.js प्रोसेस ऑब्जेक्ट एमिट सेवरल इवेंट्स दैट यू कैन लिसन टू। मतलब कि हम लोगों के पास Node.js में प्रोसेस ऑब्जेक्ट के पास 4 इवेंट दिए हुए हैं जो कि हम लिसन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जिट इवेंट, तो ये एग्जिट इवेंट कब चलेगा, एमिटेड व्हेन द Node.js प्रोसेस इज अबाउट टू एग्जिट। तो मान लीजिए जब आपने प्रोसेस को कट किया या जब सर्वर को क्लोज कर दिया कंट्रोल सी करके, तो ये एग्जिट कमांड आपका चलेगा। तो आपको इस टाइम पे कोई कोड करना है तो वो आप इस एग्जिट के अंदर लिख सकते हो। एग्जिट इवेंट जब चलेगा तो आपका वो कोड रन हो जाएगा। और एक होता है बिफोर एग्जिट, तो एमिटेड व्हेन Node.js empties its event loop and has no additional work to schedule। तो एग्जिट देखिए इसमें लिखा हुआ है बिफोर एग्जिट, तो ये एग्जिट से पहले चलेगा। और जब आपका इवेंट लूप खत्म होता है, इवेंट लूप मैंने आपको बताया था कि ES6 में कि इवेंट लूप क्या होता है, तो जब वो खत्म हो जाता है तभी आपका एग्जिट होता है सिस्टम। सो उससे पहले ही चल जाएगा ये। और एक है अनकॉट एक्सेप्शन, तो मान लीजिए कोई एक्सेप्शन आ गई आपके एप्लीकेशन में, एमिटेड व्हेन एन एक्सेप्शन बबल्स ऑल द वे बैक टू द इवेंट लूप। तो मान लीजिए आपका इवेंट लूप चल रहा है और उसी के बीच में कोई एक्सेप्शन आ गई, अब उसको हैंडल करने के लिए क्या चलेगा, अनकॉट एक्सेप्शन। तो ये तब चलता है जब आपका में कोई एक्सेप्शन आ जाएगा। और उसके साथ ही एक वार्निंग का होता है, तो एमिटेड व्हेन Node.js प्रिंट्स अ वार्निंग टू एसटीडी एरर। सो वार्निंग पर भी चलेगा। तो ये 4 इवेंट होते हैं, ये 4 इवेंट चलते हैं। तो ये जो 4 इवेंट है ये बने बनाए इवेंट है, इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। ये आपके बनाए हुए नहीं है, ये इन्होंने Node.js ने बना के दिए हैं। तो इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो, एग्जिट, बिफोर एग्जिट, अनकोड एक्सेप्शन और वार्निंग। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ लिसनिंग टू एग्जिट इवेंट। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ऑफ लिसनिंग टू एग्जिट इवेंट, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जिट इवेंट बताया वो कब चलता है, एमिटेड व्हेन द Node.js प्रोसेस इज अबाउट टू एग्जिट। तो जब भी हम एग्जिट करेंगे प्रोसेस को तो तब ये चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस डॉट ऑन एग्जिट, तो अभी ये रजिस्टर कर रहे हैं हम। ये बाय डिफ़ॉल्ट हम जब बनाते थे, अभी पिछली क्लास में ही बनाया था हम लोगों ने, अपने कोई भी नाम दे रहे थे और वहाँ पे एक फंक्शन चला दे रहे थे। तो ये वही चीज़ कर रहा है और ये इसको ऑटोमेटिक चलाएगा, इसको हमें एमिट एमिट नहीं करना है। हम लोग क्या कर रहे थे पिछली क्लास में, जो इवेंट हम लोग अपने नाम से बना रहे थे उसको बाद में एमिट कर रहे थे चलाने के लिए। लेकिन ये जो इवेंट है, जो 4 इवेंट है, ये ऑटोमेटिक चलते हैं, ये आपको एमिट नहीं करना पड़ता। बस आपको ये बताना पड़ता है कि इसके इस नाम के इवेंट पे क्या आपको चलाना है।
और यहाँ पर देखिए इसके कॉल बैक में एक कोड भी आ रहा है। तो कोड क्या है? एरर कोड है, मतलब कि जब ये एग्जिट होता है तो एक कोड रिटर्न करता है। तो वो कोड भी आ रहा है, वो कोड आप प्रिंट कर सकते हो जब एग्जिट करता है। तो इसको हम लोग देखेंगे करके कैसे होता है। तो पहले अपना प्रोजेक्ट खोल लेंगे। ये हमारा खुला हुआ है प्रोजेक्ट कल का। अब देखिए ये एग्जांपल हम लोग ने कल देखा था जो इवेंट्स वाला था। ये वाला एग्जांपल हम लोगों ने कल देखा था जो इवेंट हम लोग खुद का इवेंट बना रहे थे। लेकिन ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं ये प्रोसेस जो प्रॉपर्टी है आपकी उसके अंदर इवेंट आता है। ये एग्जिट और बिफोर एग्जिट, ऑन कॉट एक्सेप्शन और वार्निंग, 4 टाइप के इवेंट होते हैं जो नोड.js ने बना के दिए हुए हैं। आप इसके अंदर कुछ भी कोड रन करा सकते हो जब ये एरर आएगा तब, या फिर जब ये एग्जिट होगा तब चला सकते हो। तो हम लोग इसको हटा देते हैं। जो पिछला था ये इवेंट्स का था। अब हमें क्या करना है, हमें कौन सा मॉड्यूल चाहिए? तो हमें प्रोसेस मॉड्यूल चाहिए। तो प्रोसेस मॉड्यूल के लिए हम यहाँ रिक्वायर करेंगे जैसे हम लोग पहले करते थे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट प्रोसेस इक्वल्स टू रिक्वायर प्रोसेस। सो हमारा प्रोसेस मॉड्यूल आ गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि प्रोसेस डॉट ऑन, तो प्रोसेस में इवेंट होते तो प्रोसेस डॉट ऑन। अब देखिए इसके पास ऑन कहाँ से आया? जैसे हम लोग कल एक क्लास बनाया था और उसमें ऑन जब लगाया तो एरर आया था। तो ये ऑन क्यों आया? तो आपको पता चल जाना चाहिए। कल हमने फिर क्या किया था बाद में, जब ऑन इसको नहीं मिल रहा था फंक्शन, तो हमने इसमें इवेंट एमिटर क्लास को एक्सटेंड किया था। तो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये नोड.js ने करके दिया हुआ है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऑन ऑन फंक्शन कैसे इसके अंदर अवेलेबल है, क्योंकि ये तो इवेंट एमिटर क्लास के अंदर अवेलेबल होता है। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि प्रोसेस क्लास ने उसको एक्सटेंड किया होगा, तभी यहाँ पर आ रहा है ऑन इवेंट। अब इसमें देखिए यहाँ पर पहला आर्गूमेंट में आप क्या देते हो? इवेंट का नाम तो एरर मैंने दे दिया जो इसमें बाय डिफॉल्ट आता है। अब इसके ऊपर आपको क्या फंक्शन चलाना है वो आप यहाँ दे सकते हो। आप एरो फंक्शन भी दे सकते हो और इसके अंदर एक कोड आता है आर्गूमेंट। तो इसमें आपका वो नंबर आ जाएगा कोड का जो एग्जिट कोड है। अब यहाँ पे एरर नहीं है, ये एग्जिट है, तो एग्जिट पर चलता है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि कंसोल डॉट लॉग और द एग्जिट कोड रिटर्न बाय द सिस्टम। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको टेम्पलेट लिटरल में कन्वर्ट कर सकते हो। टेम्पलेट लिटरल का यूज़ आप लोग करिए और ये बैकटिक होता है इसमें। और फिर हम यहाँ कर लिख देंगे डॉलर और इसके अंदर हम लोग कोड को प्रिंट कर देंगे। तो हमारा जो कोड है वो प्रिंट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर CLS करके इसको रन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे नोड और फाइल का नाम क्या है? मॉड्यूल्स.js और एंटर कर देंगे। तो देखिए अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी अभी यहाँ पे कुछ नहीं अब देखिए यहाँ पे द एग्जिट कोड रिटर्न बाय द सिस्टम। तो यहाँ पर ये क्यों प्रिंट हुआ? यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया देखिए। तो प्रोसेस डॉट ऑन मैंने यही कोड लिखा ही हुआ है कि एग्जिट हो जाए और एग्जिट के टाइम पे क्या चले? द एग्जिट कोड रिटर्न बाय द सिस्टम। और फिर कोड क्या रिटर्न किया? अभी देखिए जीरो, सिस्टम का जो कोड रिटर्न किया है वो जीरो किया है। तो ये एग्जिट पर चलेगा कोड आपका। और मैं यहाँ कुछ और लिखूंगा तो वो भी चल जाएगा। जैसे फर्स्ट लाइन लिख दिया मैंने यहाँ पे। सेव करते हैं और फिर से रन करते हैं। तो देखिए पहले आपका फर्स्ट लाइन वाला कोड चला और ये एग्जिट पर ही चलेगा और कहीं भी नहीं चलेगा। देखिए आपका जब मैं यहाँ पे भी कोई कोड लिख देता हूँ console.log और लास्ट लाइन, तो देखिए ये पहले चल जाएगा और ये लास्ट में चलेगा। देखिए आपका, तो देखिए फर्स्ट लाइन पहले प्रिंट हुआ फिर लास्ट लाइन और लास्ट में बिल्कुल चलता है ये कोड।
द एग्जिट कोड रिटर्न बाय द सिस्टम इज 0। तो ये इवेंट है जो आपका चलता है। और इसके साथ ही एक और इवेंट होता है, वो क्या था, ऑन बिफोर एग्जिट था। बिफोर एग्जिट भी हम लोग लगा सकते हैं। तो देखिए इसके बाद भी अगर मैं लगा दूं तो वो पहले ही चलेगा, क्योंकि वो बिफोर एग्जिट वाला है। प्रोसेस डॉट ऑन, और यहाँ पर मैं लगा दूं अगर बिफोर एग्जिट, तो बिफोर एग्जिट भी अगर मैंने लगा दिया, और यहाँ पर फिर एक कॉल बैक आएगा जिसमें कोड आएगा एक, तो मैं प्रिंट कर देता हूँ Ctrl+C, यहाँ Ctrl+V, और यहाँ पर लिख देते हैं द एग्जिट कोड रिटर्न बाय द सिस्टम की जगह कर देते हैं यहाँ पर एग्जिट इवेंट, और यहाँ पर लिख देते हैं बिफोर एग्जिट इवेंट, बिफोर एग्जिट इवेंट। तो अब आपको पता चलेगा कि देखिए अब बिफोर एग्जिट पहले चलेगा और एग्जिट बाद में चलेगा, चाहे जिस ऑर्डर में लिखे हो तब भी। तो हम लोग रन किए तो देखिए यहाँ पर पहले फर्स्ट लाइन चला, फिर सेकंड लास्ट लाइन चला, और उसके बाद फिर द एग्जिट कोड रिटर्न बाय द बिफोर एग्जिट इवेंट, और फिर द एग्जिट कोड रिटर्न बाय द एग्जिट इवेंट। तो आपको जैसे डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज करना है या कुछ ऐसे काम करने हैं जो कि इसके एग्जिट होने से पहले चल जाए, तो आप वो काम कहाँ कर सकते हो, इस इन फंक्शंस के अंदर कर सकते हो। इसीलिए फंक्शन दिए हुए हैं। अभी तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे डेटाबेस को क्लोज करने का कोड लिख सकते हो या कुछ और काम कर सकते हो। आप मेमोरी फ्री करने का कोड लिख सकते हो। तो ये उसी लिए होता है। और वैसे ही आपका ये जो है अनकॉट एक्सेप्शन, ये जब कोई एरर आएगा तब आएगा, तब ये रिटर्न करेगा। और वार्निंग होता है जब कोई वार्निंग आती है तब। तो इसको भी आप लोग देख सकते हो। और ये सारे सेम ही होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिंटेक्स सबका सेम ही है। पहले इसको आप लोग करके बताइए ये वाला आपसे हो रहा है कि नहीं। क्या मैं कोड आपको भेज दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है कि एक एरर को भी यहाँ पे किया है अपना कस्टम एरर। आप ऐसे एरर बना सकते हो। मान लीजिए जो एरर आते हैं इसमें वो तो है ही, आप अपना खुद का एरर बना सकते हो। इसमें आप मैसेज भी दे सकते हो, जैसे माई कस्टम एरर, थ्रो न्यू एरर। इसका मतलब है कि एक नया एरर थ्रो करिए, और जिसका कारण जो है वो आप बना रहे हो कि माई कस्टम एरर। तो ऐसे आप मैसेज देके कोई भी एरर बना सकते हो अपने आप से। तो देखिए यहाँ पर कोड क्या था कि मैंने फर्स्ट लाइन को प्रिंट कराया, उसके बाद ये 3 फंक्शन बनाए। ये तीनों प्रिंट ऐसे नहीं होंगे, जब कुछ इवेंट ऑकर होगा तभी प्रिंट होगा, क्योंकि ये इवेंट वाले मेथड्स हैं। तो इनको छोड़ ही दीजिए। और उसके बाद आया कंसोल लॉग लास्ट लाइन। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन प्रिंट हुआ, लास्ट लाइन, और उसके बाद क्या हुआ, तीसरे में थ्रो न्यू एरर आ गया। तो जैसे ही एरर आया तो इसने क्या कॉल कर दिया, इसने ये अनकॉर्ड एक्सेप्शन वाले फंक्शन को कॉल किया, और इसलिए यहाँ पे देयर इज एन एरर अकॉर्ड प्रिंट हो गया देखिए। और उसके बाद क्या हुआ, आपका सिस्टम एग्जिट होने लगा। तो ये क्या बोला इसने, बिफोर एग्जिट पहले रन कर दिया, और उसके बाद फिर एग्जिट वाला रन फंक्शन रन कर दिया। तो ये आपका एक सीक्वेंस में चल रहा है। इसको देखिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको नीचे कर देता हूँ। तो देखिए Ctrl+V कर दिया, और यहाँ पर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट लाइन, और इसको सेव करते हैं। सेव कर दिया, और इसको फिर से रन करते हैं एक बार। देखिए आप इसको फॉर्मेट कर लेते हैं पहले तो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो देखिए फॉर्मेट हो गया सब। अभी देखिए ये फर्स्ट लाइन में हटा देता हूँ, ज़रूरत है नहीं अभी, और सेव करते हैं। तो देखिए आपका जो 3 लाइन है ये मेन है, इसको ध्यान दीजिएगा। और मैं यहाँ पे जब रन कराऊंगा तो देखिए पहले फर्स्ट लाइन प्रिंट हुआ, ये पहला वाला लाइन, फिर सेकंड लास्ट लाइन प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पर थ्रो न्यू एरर जब हुआ उस वजह से ये क्या कौन सा फंक्शन चल गया, अनकॉट एक्सेप्शन वाला, और यहाँ पर प्रिंट हो गया देयर इज एन एरर ऑकर्ड, और उसके बाद फिर एग्जिट वाले कोड चल गए। तो ये एक सीक्वेंस में हो रहा है। तो इसीलिए ये मेथड्स आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे प्रोसेस प्रॉपर्टीज़ पर। तो प्रोसेस प्रॉपर्टीज़ में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, अब प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, बार बार इसमें आ रहा है प्रोसेस प्रॉपर्टीज़। एक होता है प्रोसेस फंक्शंस, एक होता है प्रोसेस प्रॉपर्टीज़। तो फंक्शंस में जो आप फंक्शन बनाते हो उस टाइप का होता है। देखिए यहाँ पर ये फंक्शन है आपका, जो यहाँ पर मैंने बनाया है देखिए,
जो हम लोग वहाँ रीड फाइल और राइट फाइल कर रहे थे वो सब फंक्शन थे। और प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, लास्ट में वो ब्रैकेट नहीं लगता है। सिंपल सा प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे, प्रोसेस डॉट ARGV, इसके बाद कोई ब्रैकेट नहीं है। तो ये एक प्रॉपर्टी है और ये कुछ काम करता है, ये कोई वैल्यू स्टोर करता है। यहाँ पे एक वेरिएबल स्टोर कर रही है। तो यहाँ पर क्या कर रही है, एन एरे कंटेनिंग द कमांड लाइन आर्गूमेंट्स पास्ड व्हेन द नोड.js प्रोसेस वॉज लॉन्च्ड। मतलब कि जब आप नोड.js की प्रोसेस को स्टार्ट करते हो, कब कर करते हैं हम, जब हम लोग रन करते हैं कोई भी नोड.js के एप्लीकेशन को रन करेंगे तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। उस टाइम हम जो भी आर्गूमेंट उसमें देंगे तो वो क्या करेगा, उसको एक एरे में स्टोर कर देगा और उस एरे का नाम होगा ARGV। और उसको हम ऐसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं प्रोसेस डॉट ARGV करके। चलिए इसको देखते हैं पहले कैसे होता है। सो आप देखिए यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ तक और प्रोसेस वाला रहने देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे मैंने प्रोसेस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अभी उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करता हूँ, प्रोसेस डॉट ARGV। ये बोल रहा है ना कि इसमें ये एक एरे स्टोर होता है, ये एरे में कुछ स्टोर करता है। देखते हैं क्या स्टोर करता है ये। तो इसको हमने प्रिंट करा दिया यहाँ पे। अब देखिए, अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए मैं रन करता हूँ इसको। पहले मैंने रन किया सिंपल सा नोड नोड, और उसके बाद फिर मैंने इसमें नोड के बाद लिखा जो फाइल का नाम है मॉड्यूल्स डॉट जेएस। तो ध्यान से देखिए, अभी ये देखिए प्रिंट करेगा कुछ। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ इन्होंने प्रिंट की हैं एरे में। एक बताया सी प्रोग्राम फाइल्स नोड.js node.exe, और दूसरा इन्होंने फाइल का नाम बताया modules.js। तो ये क्यों, ये कहाँ से आ रहा है पता है आपको? ये जो मैंने एक लाइन लिखा नोड, इससे इसने ये नोड का exe फाइल का पाथ प्रिंट कर दिया और दूसरा modules.js का पाथ प्रिंट कर दिया। तो दो चीज़ें प्रिंट कर दी इसने। अब चलिए, अब इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, इसके बाद और भी आर्गूमेंट दे सकते हैं। तो ARGB मतलब होता है आर्गूमेंट्स। तो जब भी आप रन कराते हो तो वहाँ पे पहला आर्गूमेंट तो आप फाइल का नाम दोगे, उसके बाद और भी चीज़ें दे सकते हो आप। सो आप लोग कमांड से भी पास कर सकते हो इसमें वैल्यूज़। तो उसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसको CLS करा, फिर से रन करेंगे तो देखिए अभी भी वैसे ही आ रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, नोड लिखेंगे और दूसरा जो आर्गूमेंट है वो मॉड्यूल्स डॉट जेएस। अब इसके बाद इसको एंटर नहीं करेंगे, इसके बाद स्पेस लेके एक और आर्गूमेंट लिख देंगे। ऐसे कोई नाम लिख दिया, फिर 26 लिख दिया, ऐसे करके। तो दो आर्गूमेंट मैंने पास किए। और तो आप एंटर करते हैं तो देखिए ये दोनों, पहला तो नोड आया और दूसरा मॉड्यूल्स डॉट जेएस फाइल आई, और उसके बाद रमन और 26 आ गया। ये कहाँ से आया, ये जो मैंने यहाँ पे पास किया है। तो आप जितने भी चाहें यहाँ से आर्गूमेंट पास कर सकते हैं और वो इस एरे में स्टोर हो जाएगा। लेकिन आपको वो एरे जब एक्सेस करोगे तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, प्रोसेस डॉट ARGV करना पड़ेगा। और इसमें और भी वैल्यूज आप डाल सकते हो। तो इससे आपको ये पता लग रहा है कि पहला और दूसरा आर्गूमेंट तो मेरे किसी काम का नहीं है। हाँ, कहीं कहीं काम कर सकते हो आप, जैसे फाइल का नेम लेने के लिए या जो जिसमें आप करंट कोड कर रहे हो, लेकिन इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब कि 0 1 इंडेक्स आपके काम का नहीं है, उसके बाद से जितने भी इंडेक्स हैं अगर उसमें आप पास करते हो डेटा तो आपके काम के हैं। जैसे नोड मॉड्यूल्स डॉट जेएस। अब उसके बाद मान लीजिए आपको कुछ वैल्यूज़ चाहिए, जैसे कि पहले नाम चाहिए रमन। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, अगर आप स्पेस दे देते हो तो वो दूसरा आर्गूमेंट उसको समझ लेगा। समझ रहे हो? तो देखिए अभी रमन सिंह दिया मैंने, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। एंटर करते हैं, देखिए रमन अलग आ गया, सिंह अलग आ गया। तो आप स्पेस नहीं दे सकते। तो देखिए मैंने क्या किया, ये रमन अलग आ रहा था और सिंह अलग आ रहा था क्योंकि मैंने स्पेस दे दिया था। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप उसको डबल कोट में दे देंगे तो वो एक ही ले लेगा। देखिए एक में ले लिया उसने, रमन सिंह। अब इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली अभी प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं। अब देखिए जैसे कि इसको हटा देते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग योर। अब देखिए टेम्पलेट लिटरल यहाँ लगाएंगे और यहाँ मैं लिख दूंगा योर नेम इज़। अब उसके बाद मुझे नेम को प्रिंट करना है, डॉलर लगाएंगे और करली ब्रैकेट। अब देखिए अब मैं वहाँ से पास करूँगा कमांड से, जो डेटा है उसको पास करेंगे और वो यहाँ पर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो उसको प्रिंट करने के लिए देखिए
प्रोसेस डॉट ARGV। अब मुझे ये पता है कि पहला आर्गूमेंट तो नोड आता है, दूसरा आर्गूमेंट ये फाइल का नेम आता है, तो उसके बाद ही मुझे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एरे का इंडेक्सिंग कर दूंगा। यहाँ पर मैं 0 1 तो खाली नहीं है, 2 पे आएगा तो 2 लिख दूंगा। तो 2 पे कौन सा आएगा, मेरा नाम आ जाएगा, जो मैं यहाँ से नाम भेजूंगा। अब देखिए सेव करते हैं इसको, यहाँ पर चलते हैं नोड मॉड्यूल्स डॉट JS। अब इसके बाद मैं, क्योंकि मुझे स्पेस भी देना है, तो मैं डबल कोट में लिखूंगा रमन सिंह। तो देखिए यहाँ पर जो आपका स्पेस है वो भी आ गया। आप एंटर करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर देखिए योर नेम इज रमन सिंह आ गया। तो ये कैसे आया, 0 इंडेक्स पर तो नोड गया, 1 इंडेक्स पे मॉड्यूल्स डॉट जेएस गया, और 2 इंडेक्स पर रमन सिंह गया। तो प्रोसेस डॉट ARGV में मैंने जब टू लिखा तो उसने 2 वाले को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। और ऐसे ही हम और भी आर्गूमेंट दे सकते हैं इसमें, जैसे कि उसके नीचे आप लिखिए कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ योर एज इज, फिर डॉलर लिखते हैं, और यहाँ प्रोसेस डॉट ARGV। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि थर्ड इंडेक्स पर जाए, तीसरी जगह मैं भेजूँगा इसको। तो देखिए अब फिर से इसको रन करेंगे। अगर आप खाली ये पिछला वाला ही भेज दोगे तो खाली नेम ही प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि उसको थर्ड आर्गूमेंट नहीं मिला। तो आप क्या करिए, तीसरा ही भेजिए। तो यहाँ पर एज भी भेजेंगे 26। तो देखिए एंटर करेंगे, योर एज इज प्रोसेस डॉट ARGV 3। तो मैंने इसको सेव नहीं किया था, सॉरी। अब देखिए इसको रन करते हैं, तो देखिए योर नेम इज़ रमन सिंह और योर एज इज़ 26। तो ये आ गया। ये क्यों आया, यहाँ पर जो ARGV में हम दे रहे हैं उसकी वजह से। चलिए इसको करके बताइए आप लोग। इसको करके बताइए आपको, आप लोगों में रन हो रहा है कि नहीं। तो इससे आप लोग जो है कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो, जिसमें कि आप लोग जो इनपुट ले रहे हो वो कमांड प्रॉम्प्ट से ले रहे हो। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि अब मुझे कैलकुलेटर बनाना है जिसमें कि मैं इनपुट 2 नंबर ले रहा हूँ और वो कमांड प्रॉम्प्ट से ले रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना है आपको, इसी का यूज़ कर सकता हूँ मैं। मान लीजिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, जैसे कि लेट लेट ए इज इक्वल। अब देखिए यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन ऐड। और इसके अंदर मैं आर्गूमेंट में क्या पास कर दूंगा, AR प्रोसेस डॉट ए। यहाँ आर्गूमेंट में नहीं पास करूँगा, सॉरी, फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा, रिटर्न प्रोसेस डॉट ARGV, प्रोसेस डॉट ARGV। और यहाँ पर मैं कर दूंगा 0 पे तो आता है नोड, 1 पे आता है आपका, 0 पे आता है नोड, और 1 पे आता है आपका फाइल का नेम, और 2 पे आता है तो 2 पर, और प्लस प्रोसेस डॉट ARGV और 3 पर। तो जो 2 और 3 नंबर पर जो इंडेक्स पर जो वैल्यूज़ आएंगी उनको मुझे ऐड करना है और रिटर्न कर देना है ऐड करके। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा, और यहाँ पर क्या करूँगा, ऐड को कॉल कर दूंगा, और इसके अंदर मैं
जब वहाँ से रिटर्न करेगा जो ऐड करके, वो मैं प्रिंट करा दूंगा। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर नीचे चल के CLS करता हूँ, और यहाँ पर आपको 2 नंबर देना पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि नोड मॉड्यूल्स डॉट जेएस, अब इसके बाद 2 नंबर मैं दे देता हूँ, जैसे 30 और यहाँ पर 20, तो 2 नंबर मैंने दे दिए। अब देखते हैं क्या आता है। तो इसने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया, यहाँ पर कॉन्कैट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो भी आप यहाँ से इनपुट दे रहे हो उसका टाइप क्या होता है, उसका टाइप होता है स्ट्रिंग। लेकिन इसको आपको चाहिए, जो ऐड फंक्शन लगा रहे हो ये आपको चाहिए किसमें, ये आपको चाहिए इंटीजर में, तभी तो ऐड करेगा, नहीं तो वो कॉन्कैटिनेट कर देगा। ये तो आपको पता ही है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? तो यहाँ पर आप कर सकते हो इंटीजर डॉट पार्स इंट, हम लोगों ने समझा था ना। यहाँ पे आप लगा सकते हो पार्स इंट, और पार्स इंट करके ये इसको इसके अंदर कर सकते हो। देखिए तो ये क्या करेगा, उसका कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर भी लगा सकते हो पार्स इंट, तो ये आपका जो स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। और अब देखते हैं, अब एक बार रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 50 आ गया, तो 30 और 20 को इसने प्लस कर दिया और अब 50 दे दिया, बिल्कुल सही रिजल्ट है। तो इसको भी एक बार आप लोग करके बताइए, हो रहा है कि नहीं आपसे। तो ये होता है इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के लिए प्रोसेस डॉट ई। और उसके बाद एक और है प्रोसेस डॉट CWD, इसका मतलब होता है करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब जिस जिस डायरेक्टरी में आप लोग काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी का ये पाथ प्रिंट कर देगा। और उसके बाद एक होता है प्रोसेस डॉट PID, तो ये प्रोसेस आईडी को प्रिंट करता है। मान लीजिए आपका जो एप्लीकेशन है वो किस आईडी पर रन हो रहा है, किस प्रोसेस आईडी पर, क्योंकि जितनी भी प्रोसेस आपके कंप्यूटर में रन हो रही हैं सबको एक यूनिक आईडी मिलता है। तो अगर आपको अपने प्रोसेस का आईडी जानना है तो प्रोसेस डॉट PID करोगे आप, तो आपका जो आईडी है वो प्रिंट हो जाएगा। और इसमें होता है प्रोसेस डॉट एग्जिट कोड, तो ये तो मेथड्स में आता है। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ को ही देख लेते हैं। तो हमने पहला प्रॉपर्टी देख लिया है प्रोसेस डॉट ARGB, और ENV को हम लोग थोड़ा लास्ट में देखेंगे, क्योंकि इससे पहले जो सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज़ है वो आप देख लीजिए, जैसे प्रोसेस डॉट CWD और प्रोसेस डॉट PID। तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अगर आपको आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट करना है, कि मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो कौन सी डायरेक्टरी में है, तो देखिए कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए यहाँ पर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। सो इसको आपको प्रिंट करना है, तो उसके लिए क्या लिखिए, प्रोसेस डॉट CWD। तो ये आपका क्या करेगा, ये देखिए ये मेथड नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, इसलिए इसमें ब्रैकेट मत लगाइएगा, सेमीकोलन लगा के। और उसके बाद अगला जो मुझे प्रिंट करना है प्रोसेस आईडी, तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ करेंगे प्रोसेस आईडी। तो जिस प्रोसेस आईडी पे हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है वो ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा प्रोसेस आईडी। और यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रोसेस डॉट PID, और इसको भी प्रिंट करा दिया। देखिए हमने, अब इस दोनों को रन कराते हैं एक बार। यहाँ पर चलते हैं CLS, और उसके बाद देखिए अब खाली, अब मुझे आर्गूमेंट नहीं पास करना, नोड और मॉड्यूल्स डॉट जेएस, तो एंटर करेंगे। तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, कह रहा है ऐड, तो हमें ऐड वाला हटाना पड़ेगा क्योंकि ऐड नहीं है मेरे में। सेव सेव करते हैं CLS, और देखिए रन किया हमने। तो देखिए यहाँ पर एक आ रहा है करंट वर्किंग डायरेक्टरी फंक्शन रैप्ट CWD इफ। तो यहाँ पर एक फंक्शन ये प्रिंट कर रहा है करंट वर्किंग डायरेक्टरी वाला, और यहाँ पर जो प्रोसेस आईडी है वो मेरा प्रिंट कर रहा है 17,156। तो मेरा जो एप्लीकेशन रन कर रहा है, अभी जो मैंने ये एप्लीकेशन नोड डैश मॉड्यूल्स डॉट जेएस करके रन कराया, ये मेरा कौन से प्रोसेस आईडी पर रन कर रहा है, 17,156। सो ये आपको हर समय एक यूनिक आईडी जनरेट करके देता है। और ये जो आपका करेंट वर्किंग डायरेक्टरी था ये एक फंक्शन था, तो इसीलिए हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, ये जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी वाला है ये फंक्शन है, तो इसलिए इसने फंक्शन प्रिंट कर दिया। तो हम चलते हैं यहाँ पर और इसको फिर से रन करते हैं। तो देखिए अब इसने करंट वर्किंग डायरेक्टरी में देखिए क्या दिया, सी यूजर्स, और मेरा पूरा पाथ दे दिया वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रैक्टिस नोड जेस एग्जाम्पल्स। तो आप यहाँ पर देखिए आपका जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो नोड जेस एग्जाम्पल है कि नहीं, देखिए वही है, और यही इसने प्रिंट कर दिया।
तो प्रोसेस डॉट सी डब्ल्यू डी और ब्रैकेट लगाएंगे तो ये आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट कर देगा कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है जिसमें हम काम कर रहे हो। और उसके बाद आपका प्रोसेस आईडी देखिए चेंज हो गया तुरंत, जैसे मैंने दोबारा रीरन कराया तो ये 12,388 पे रन हो रहा है अभी। अगर मैं इसको फिर से देखिए CLS करके फिर से एक बार रन कराता हूँ तो देखिए अब 12,884 हो गया। तो ये आपका प्रोसेस आईडी है और करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो दो चीज़ें इसमें प्रॉपर्टी थी तो जो मैंने आपको बता दिया। इसको आप लोग रन करके बताइए आप लोगों में क्या प्रोसेस आईडी आ रहा है। और उसके बाद हम लोग समझेंगे ENV, प्रोसेस डॉट ENV, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग यूज़ करने वाले हो जब बैकएंड का कोड करोगे, तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है प्रोसेस डॉट ENV का। तो इसको अभी हम समझेंगे, पहले इसको आप करके बताइए ये वाला हो रहा है कि नहीं आपसे। प्रोसेस डॉट CWD और प्रोसेस डॉट PID। तो आप लोगों का जो आईडी है वो आ रहा है। और देखिए ये आईडी आपको हर बार जब आप रन करोगे तो अलग अलग आएगा, वो आपका आईडी एक असाइन करता है हर प्रोसेस को। और जब आप यहाँ पे यूज़ करते हो इसको तो ये आपके करंट प्रोसेस का आईडी बताता है। तो यहाँ तक तो हो गया आपका बेसिक पार्ट जो प्रोसेस में प्रॉपर्टीज़ थी। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये है प्रोसेस डॉट ENV। इसका यूज़ बहुत होता है और ENV का मतलब होता है इन्वायरमेंट। तो अब इसका काम क्या है, पहले आपको इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि जब भी आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, जब आप उसको जो है डिप्लॉय करते हो, जब आप उसको सर्वर पर भेजते हो, तो उसमें क्या होता है कि देखिए बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। जैसे कि बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, जैसे कि डेटाबेस का पासवर्ड। मान लीजिए जो आपका डेटाबेस है और उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो वो आप जो है किसी को ऐसे बता नहीं सकते। तो आप अगर कोड करते हो तो कोड में अगर आपने हार्ड कोड कर दिया, हार्ड कोड का मतलब है डायरेक्टली डेटाबेस का पासवर्ड वहाँ पर लिख दिया है, तो कोई भी हैकर जब आपके सॉफ्टवेयर को हैक करता है तो वो आपका कोड पढ़ सकता है। तो जब भी वो कोड पढ़ेगा तो उसके साथ साथ उसको वो पासवर्ड भी मिल जाएगा जो कि वहाँ पे किसी डेवलपर ने लिखा है। सो आप उसको डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते। अब उसको वेरिएबल में भी अगर बनाओगे तो उसके लिए भी आपको वेरिएबल में उसको असाइन करना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी वो डायरेक्टली आप लिख रहे हो। तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, जैसे कि यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, अब डेटाबेस का पासवर्ड हो गया, या बहुत सारे एक्सटर्नल एपीआईज का पासवर्ड हो गया, वो किसी और को ना पता चले। तो अब देखिए जब कोई भी हैकर हैक करता है तो वो पूरे सर्वर को हैक करता है। अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्वर पर अगर रहेगी तो वो भी हैक हो जाएगी, जो आपका कोड है वो भी हैक हो सकता है। सो एक ये फाइल होती है प्रोसेस डॉट ENV, मतलब एक इन्वायरमेंट फाइल होती है जो क्या करती है, जिसको कोई हैकर नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये जो है ये मोस्ट सिक्योर्ड वे में आपके जो जब आप होस्ट करोगे तो होस्टिंग प्रोवाइडर जो होगा, जैसे कि GoDaddy है और बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो आपके एक फ़ाइल बनाते हैं। जब आप होस्टिंग करने जाओगे तो वहाँ पे एक आपको फ़ाइल देंगे, इन्वायरमेंट फ़ाइल। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो भी डेटाबेस का पासवर्ड वगैरह है वो उस फाइल में लिख सकते हो। और वो फाइल क्या होती है, वो आपके कोड के साथ नहीं रहती है, वो अलग हो जाती है। और जैसे ही कोई जो भी कनेक्शन का जैसे कोड है या जो भी कोड है, तो वहाँ पर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। उस फाइल को कैसे एक्सेस कर सकते हो, प्रोसेस डॉट ENV का यूज़ करके। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक वो जो फाइल है उसमें एक किसी ने होम वेरिएबल बनाया होगा, और होम में मान लीजिए उसने कुछ पासवर्ड या यूजर नेम कुछ रखा होगा। तो अब ये वेरिएबल का नेम है और उसको कुछ असाइन किया होगा। तो अब वो उस फाइल में है, तो वहाँ से हम एक्सेस यहाँ कैसे कर सकते हैं, प्रोसेस डॉट ENV। तो प्रोसेस डॉट ENV मतलब मुझे इन्वायरमेंट फाइल में जाना है और उसमें से होम वाले वेरिएबल में जो वैल्यू है वो लेके आनी है। तो अब ये वैल्यू जो आएगी वो इंटरनली आएगी, और ये ना हैकर देख सकता है कि होम में क्या वैल्यू है, वो पढ़ भी नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट में देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, यूजर्स यूजर नेम। तो ये जो प्रिंट हो रहा है ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पर कंसोल लॉग किया तो ये प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर देखिए एज्यूमिंग होम इज सेट इन योर इन्वायरमेंट, तो ये बोल रहा है कि पहले आपको वो सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए अब ये जो प्रोसेस डॉट ENV है इसको यूज़ करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप लोग को एक NPM की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। NPM की वेबसाइट में हम लोग चलेंगे, नोड पैकेज मैनेजर, और यहाँ पर जाके एक ENV पैकेज होता है वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा।
उसके बाद हम चलते हैं और यहाँ पर npm पर चलेंगे। डॉट env है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो डॉट env है और यहाँ पर इसका ये है npm install डॉट env, तो इसको पेस्ट कर देंगे और ये हमारा रन हो जाएगा। तो देखिए हमारा डॉट env हो गया रन। अब उसके बाद हम लोग कोड में क्या चेंजेस करेंगे, देखिए ये env सही लिखा हुआ है, इसको मत चेंज करिएगा। इंडेक्स मॉड्यूल्स डॉट जेएस में जाएंगे और ये रिक्वायर जो env किया है env डॉट कॉन्फिग आगे कर देंगे, आगे env डॉट कॉन्फिग और इसको सेव कर देंगे। अब देखिए, अब इसको रन कराते हैं एक बार। नोड मॉड्यूल्स डॉट जेएस, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल env। तो यहाँ पे डॉट env था, तो यहाँ चलते हैं, इसमें लिखा होगा आपका डॉट env डॉट कॉन्फिग, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखना है रिक्वायर और यहाँ पर है डॉट env और यहाँ पर इसके आगे एक फंक्शन होता है डॉट कॉन्फिग, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो आपका कॉन्फिग फंक्शन यहाँ पे रन हो गया, तो ये डॉट env को कॉन्फिग कर देगा, मतलब आप इस प्रोग्राम में डॉट env को आप आगे यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद हमने क्या किया, यूज़र नेम और पासवर्ड निकाला है, सेव किया है cls। अब रन कराते हैं, तो देखिए हमारे पास यूज़र नेम क्या आ गया, चीज़ हो गया पासवर्ड। और यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। और वैसे मेरा डीबी कनेक्शन का यूआरएल जो होता है, जैसे मेरा यूआरएल वेबसाइट का यूआरएल कुछ भी आप कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मेरा डीबी कनेक्शन, तो डीबी अंडरस्कोर कनेक्शन, तो ये वेरिएबल्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इक्वल टू और यहाँ डबल कोड करके www डॉट डी बी कनेक्शन, ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ .org ऐसे कर कुछ, ये सेव है। मॉड्यूल्स में चलेंगे, प्रोसेस डॉट env डॉट डी बी कनेक्शन, और यहाँ पर चलते हैं, डीबी अंडरस्कोर कनेक्शन है, तो इस स्पेलिंग का जो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें गलती मत करिएगा। और यहाँ पर डीबी कनेक्शन कर देता हूँ, डीबी कनेक्शन सेव करते हैं CLS। तो देखिए www.dbconnection.org करके आ रहा है आपका डीबी कनेक्शन, और पासवर्ड आपका आ रहा है, देखिए और यही मैंने यहाँ पे स्टोर कराया था। तो दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं यहाँ पे, तो इसको करके बताइए आप लोग। पहले आप लोगों को क्या करना, ये मैं कोड भेज दे रहा हूँ आपको, कंट्रोल A कंट्रोल C। देखिए जो आपको मॉड्यूल नॉट फाउंड आ रहा है, उसका मतलब कि उसको मॉड्यूल नहीं फाइंड हो रहा है। तो आपने इंस्टॉल किया है कि डॉट env को नहीं, पैकेज डॉट जेसन का, पैकेज डॉट जेसन में जाके देखिए, यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन खोलिए यहाँ से, और इसमें देखिए जाकर डॉट env आपको दिख रहा है कि नहीं नीचे, यहाँ पे डिपेंडेंसीज में डॉट env 16.4.5। तो आपका मतलब कि ये इंस्टॉल नहीं है, तो इसके लिए क्या करिएगा, यहाँ पे env फाइल तो नहीं दिख रहा है आपका। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल डॉट env करिए। तो आपका ये जो पैकेज है ना, ये थर्ड पार्टी पैकेज है, ये जो है पैकेज नोड जेएस के साथ नहीं आता, तो इसलिए इसको आपको एक्सटर्नली इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा टर्मिनल पे npm इंस्टॉल, npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस डॉट env, ये आपको करना पड़ेगा। देखिए npm इंस्टॉल और डॉट env, ये करिए आप।
यहाँ पर आप फिर उसी को रिक्वायर करिए .env जो आपका पैकेज इंस्टॉल हुआ है उसको आप यहाँ पे रिक्वायर करेंगे और उसके बाद एक कॉन्फ़िग फंक्शन होता है वो करेंगे तो आपका जो यहाँ पर इस फाइल में आप यूज़ कर सकते हो env को। तो आप यहाँ पर लिखेंगे process.env डॉट फिर जो आपने जो वेरिएबल यहाँ पे बनाया था डीबी कनेक्शन इसको निकालना है और पासवर्ड को, तो उसके लिए आपको process.env के बाद वो वाला वेरिएबल लिखना पड़ेगा। देखिए तो बाकी सबको समझ आ गया ना ये वाला process.env वाला। कि ये सारे अब ये जो फाइल है ना ये आपकी .env फाइल ये आपका होस्ट नहीं होगी इसके साथ, ये जाएगी आपका, ये वहाँ पे पूछेगा आपसे ये वैल्यू भर दो, तो आपको एक फ़ाइल में भरना पड़ेगा ये सारी वैल्यूज़, तो वहाँ से वो कॉन्फ़िगर कर देगा। तो ये जो है ये प्रॉपर्टी थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी एक। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये सब हमने पढ़ लिया, पीआईडी भी पढ़ लिया। प्रोसेस मेथड्स, तो प्रोसेस मेथड्स में देखिए ऑन वाला हमने देख लिया है, प्रोसेस डॉट ऑन करके इवेंट देंगे इसमें बिफोर एग्जिट एग्जिट और अनकॉट एक्सेप्शन वाला, वो हमने पढ़ लिया है। ये है, ये आपका प्रोसेस अब खत्म हो चुका है, प्रोसेस में और कुछ नहीं है, प्रोसेस मॉड्यूल आपका पूरा हो गया है। अब एक लास्ट मॉड्यूल बचा है आपका HTTP मॉड्यूल इन Node.js। वैसे तो कई सारे मॉड्यूल्स हैं लेकिन ये जो हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको हर समय यूज़ होते हैं। तो ये कल आपका बच गया था HTTP मॉड्यूल, तो अब हम लोग HTTP मॉड्यूल को देख लेते हैं। कल हमने आपको बताया था कि HTTP मॉड्यूल का यूज़ होता है सर्वर क्रिएट करने के लिए। सो इन Node.js द HTTP मॉड्यूल प्रोवाइड फंक्शनैलिटी टू क्रिएट HTTP सर्वर। तो सर्वर क्यों बनाते हैं हम लोग? देखिए जब आप लोग फ्रंट एंड का कोड करते हो तो वहाँ पे क्या करते हो, डिज़ाइन बनाते हो, फॉर्म बनाते हो। जब उस फॉर्म को आप भर के फिलअप करते हो फेच एपीआई के थ्रू, जब डेटा वहाँ से भेजते हो तो उसको कोई सर्वर होना चाहिए जो हैंडल करे। मान लीजिए आपने एक फॉर्म बनाया, गूगल का फॉर्म बनाया, जो भी फॉर्म बनाया और उस पर एक बटन दे दिया, अब आपने वहाँ पे डिटेल भरी सारी और वहाँ पे सबमिट बटन दबाया, तो वो जो डेटा आ रहा है उसको हैंडल करने के लिए कोई सर्वर होना चाहिए। तो उसीलिए हम लोग बैकएंड पढ़ते हैं। बैकएंड में क्या करते हैं, हम उस डेटा को उठा के डेटाबेस में स्टोर करते हैं, नहीं तो उसको हम रिस्पॉन्स भेजते हैं। सो उसको हैंडल करने के लिए कोई ना कोई सर्वर होना चाहिए। तो वो सर्वर जावा में अलग से बनता है, जावा में और बाकी सब लैंग्वेजेस में। यहाँ पर जो नोड जैसा आप लोग पढ़ रहे हो उसमें HTTP मॉड्यूल की मदद से बनता है। तो यहाँ पर देखिए इट इज़ अ कोर मॉड्यूल। अब जैसे इसने बोल दिया कोर मॉड्यूल तो आपको ये समझ में आना चाहिए ये कोर मॉड्यूल है, इसका मतलब इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्टली रिक्वायर करके यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्ट इन मॉड्यूल है। कोर मॉड्यूल मतलब बिल्ट इन है, ये पहले से आता है। सो यू कैन यूज़ इट विदाउट नीडिंग टू इंस्टॉल एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर बोल भी रहा है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये HTTP मॉड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट नोड.js में आता है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो उसके लिए क्या है, टू क्रिएट एन HTTP सर्वर इन Node.js। तो ये यहाँ पे बता रहा है आपको कि क्रिएट कैसे करना है HTTP सर्वर को। यू यूज़ द HTTP डॉट क्रिएट सर्वर मैथड। तो HTTP के पास एक मैथड है क्रिएट सर्वर, जो क्या करता है, सर्वर को क्रिएट करता है। दिस मैथड रिटर्न एन इंस्टेंस ऑफ HTTP सर्वर। तो एक सर्वर को रिटर्न करता है और यू कैन लिसन फॉर रिक्वेस्ट ऑन दिस सर्वर। तो हम लोग कैसे करेंगे इसके लिए, देखिए यहाँ पर इसने समझाया हुआ है कोड। तो हम लोग चलते हैं खुद का कोड करके देखेंगे पहले। देखिए यहाँ पर इसको सब हटा देते हैं हम, ये रहने देते हैं, ये एनवी फाइलें अलग है, ये वाला करते हैं। देखिए यहाँ पे सारा हटा देते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे HTTP को रिक्वायर करेंगे तो कॉन्स्ट, ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। कॉन्स्ट HTTP एक वेरिएबल बना इक्वल टू रिक्वायर HTTP। तो आपने इस मॉड्यूल को रिक्वायर कर लिया, आपका ये मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। अब इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके पास एक बोल रहा है ये क्रिएट सर्वर मेथड होता है, तो हम उसको कॉल करेंगे। तो पहले हम एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें वो
जब ये क्रिएट सर्वर को कॉल करेंगे तो ये बता रहा था कि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो सर्वर का ऑब्जेक्ट होता है, तो हमें उसके लिए एक वेरिएबल भी चाहिए होगा जो इस सर्वर ऑब्जेक्ट को होल्ड करे। तो हम बना लेंगे कॉन्स्ट सर्वर। तो एक मैंने वेरिएबल बना लिया जो कि इसको रिसीव करेगा, कॉन्स्ट सर्वर इक्वल्स टू http डॉट क्रिएट सर्वर। तो ये मेथड जो था ये रिटर्न कर रहा था, इसलिए मैंने इसको वेरिएबल में एक असाइन कर लेंगे जब सर्वर रिटर्न करेगा ये। अब देखिए जो HTTP मॉड्यूल है उसके अंदर एक मेथड होता है क्रिएट सर्वर, तो मैंने उसको कॉल किया और ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा सर्वर का, जो कि हम यहाँ रिसीव कर लेंगे। अब इसमें देखिए एक कॉल बैक फंक्शन जाता है, तो हमें एक कॉल बैक फंक्शन देना होगा। अब ये कॉल बैक फंक्शन में दो आर्गुमेंट होते हैं, एक आर्गुमेंट होता है रिक्वेस्ट और एक होता है रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट किस लिए होता है, जब आप फ्रंट एंड से जब आप डेटा को भर के फॉर्म को भेजते हो, तो जो सारा डेटा आ रहा होता है उसको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ REQ। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल को आप कोई भी नाम दे सकते हो, इसलिए मैं REQ लिख देता हूँ इसको, और कॉमा। और एक होता है रेस्पॉन्स, तो RES। सो इसमें देखिए पहला जो आर्गुमेंट है वो रिक्वेस्ट है, तो ये किस लिए है, जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आ रही है उसको हैंडल करने के लिए। और RES क्या होता है, यहाँ से रेस्पॉन्स भेजने के लिए। तो सर्वर है ना ये, तो ये रेस्पॉन्स भेजता है कहाँ पे, फ्रंट एंड पे। तो क्लाइंट का काम क्या होता है, रिक्वेस्ट भेजना, और सर्वर का काम होता है रेस्पॉन्स भेजना। तो दोनों को हैंडल करने के लिए इस फंक्शन में दो आर्गूमेंट आते हैं, इसमें ये दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं। REQ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, RES रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। सो REQ क्या करता है कि वो जो आपका डेटा आ रहा है उसको हैंडल करता है फ्रंट एंड से, और उसके सारे मेथड्स को हैंडल करता है। और RES यहाँ से डेटा भेजने के लिए यूज होता है, और उसको हम एरो फंक्शन बना लेंगे। अब देखिए ये सर्वर बन गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा कि मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास, तो उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने का कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से एक सर्वर से रिस्पॉन्स भेजना चाहता हूँ। क्या रिस्पॉन्स है, तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा जो रेस्पॉन्स आप भेज रहे हो वो किस फॉर्म में भेज रहे हो। आपके फॉर्मेट कई सारे होते हैं, मान लीजिए आप प्लेन टेक्स्ट भेज रहे हो, या कोई HTML भेज रहे हो, या कोई आप JSON फॉर्मेट भेज रहे हो। तो जैसे हम लोगों ने एक देखा था ना, जब हम लोग फैच API को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट खुली, तो वहाँ पे हम जब लिंक पे फायर कर रहे थे, तो वहाँ पे एक जेसन ऑब्जेक्ट आ रहा था, वहाँ से रिटर्न होकर ब्राउजर पे प्रिंट हो रहा था। तो वो क्या कर रहा था, वो सर्वर जेसन भेज रहा था। तो हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि क्या भेजना है, तो उसके लिए रेस्पॉन्स, जो रेस्पॉन्स है ना, क्योंकि हमें रेस्पॉन्स भेजना है, तो रेस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में हम बताएंगे इसको रेस्पॉन्स डॉट सेट सेट हेडर। तो सेट हेडर में हमें बताना होगा कि क्या हम भेज रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका की क्या होता है, कंटेंट टाइप। अब यहाँ पर देखिए रेस्पॉन्स डॉट सेट हेडर में हमने बता दिया इसको कंटेंट टाइप क्या होना चाहिए, क्या मैं भेजना चाहता हूँ। तो कंटेंट टाइप में मैंने बता दिया यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो यहाँ पर ये क्या भेजेगा, आप अब ये सोचेगा कि मैं जेसन भेजूंगा यहाँ से, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट भी कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ टेक्स्ट कर देता हूँ, तो इसका मतलब मैं यहाँ से टेक्स्ट भेजूंगा, एप्लीकेशन स्लैश टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट टाइप बता दिया कि मैं क्या भेज रहा हूँ। उसके बाद अब आपको भेजना होगा, तो आप भेजोगे कैसे, रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से ही भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट तो वहाँ से हैंडल करने के लिए है, वहाँ से रिसीव करने के लिए। तो RES रेस्पॉन्स डॉट, अब यहाँ पे एक मेथड होता है एंड। एंड क्या करता है कि एंड में आप भेज सकते हो मैसेज जो आपको भेजना है। तो देखिए यहाँ पर मैं भेजता हूँ कि रेस्पॉन्स कमिंग फ्रॉम द सर्वर। तो ये आपको कहाँ दिखेगा, आप HTML पे या जहाँ पे आपका दिखना होगा वहाँ दिखेगा। देखिए रेस्पॉन्स कमिंग फ्रॉम द सर्वर, जो कि मैं यहाँ से भेज रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से मैंने भेज तो दिया, लेकिन पहले आपको अपना सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो ये रेस्पॉन्स दिखेगा आपको। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सर्वर में हमारा इंस्टेंस आ गया है। अब इस सर्वर पे हम एक मेथड को रन करेंगे, सर्वर डॉट लिसन। अब ये जो होता है लिसन, इसके आज दो आर्गुमेंट होते हैं। पहला क्या करता है, ये पोर्ट नंबर को रिसीव करता है, पोर्ट नंबर। और दूसरा आर्गुमेंट IP एड्रेस, और तीसरा एक कॉल बैक। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट पोर्ट। पोर्ट क्या होता है, पोर्ट मतलब आपका जो एप्लीकेशन जिस प्रोसेस पे चल रहा है, तो आप बता सकते हो कि कौन से पोर्ट पे चल रहा है। तो आप यहाँ से पहले तो सेट कर सकते हो कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो किस पोर्ट पे चले। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8000। तो मेरा जो पोर्ट नंबर है मैं सेट कर दे रहा हूँ 8000। और उसके बाद यहाँ पर लेट IP, IP इज इक्वल टू क्या कर देता हूँ, देखिए 127 डॉट
0.0.1 ये क्या होता है, लोकल होस्ट होता है। सो दो चीज़ें मैंने यहाँ पे दे दी। अब मैं यहाँ पे दे दूंगा इसको, पहला चीज़ दे दूंगा पोर्ट, और दूसरा क्या दूंगा आईपी, और तीसरा क्या हो जाएगा कॉल बैक। सो कॉल बैक में हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे लिख देंगे सर्वर इज लिसनिंग एट, अब यहाँ पे पोर्ट नंबर दे देंगे प्लस करके, प्लस पोर्ट। तो ये हमारा जो सर्वर है कौन से पोर्ट पर लिसन कर रहा है, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखिए अभी कुछ नहीं होगा। अब जब मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करूँगा, तो पहले मुझे लिखा आएगा सर्वर इज लिसनिंग एट पोर्ट, तो ये सर्वर को स्टार्ट कर देगा। और फिर उसके बाद क्या करेगा, यहाँ से एक क्रिएट सर्वर करेगा और उसमें रेस्पॉन्स भेज देगा, क्या, रेस्पॉन्स कमिंग फ्रॉम द सर्वर। तो आप देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ नोड नोड मॉड्यूल्स डॉट जेएस। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सर्वर इज लिसनिंग एट 8000। तो ये आपको ये यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन चल गया, लिसन कर रहा है, अब सर्वर स्टार्ट हो चुका है आपका। अब आपको कहाँ जाना पड़ेगा, 127.0.0.1:8000 पर। तो देखिए गूगल पर मैं क्या खोलता हूँ, यहाँ पर एक नया टैब खोलता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 127.0.0.1:8000 और एंटर करते हैं। तो सॉरी, इसमें क्या होता है ना कि ये दूसरा वाला आर्गूमेंट नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आईपी वाला नहीं जाएगा, तो मैं हटा देता हूँ, यहाँ से आईपी भी हट जाएगा। तो खाली इसमें पोर्ट नंबर देना है और दूसरा ये कंसोल रहेगा। सेव करते हैं इसको और इसको एक बार फिर से रीरन कर लेते हैं। कंट्रोल सी करके करेंगे तो ये सर्वर मेरा क्लोज हो जाएगा। और फिर से CLS करते हैं और फिर से इसको रन करेंगे। तो देखिए सर्वर इज लिसनिंग एट 8000। ओके, तो इसमें क्या होता है कि राइट हेड एक मेथड होता है जिसमें कि आप यहाँ देते हो स्टेटस कोड, प्लस यहाँ पर कंटेंट टाइप में हम टेक्स्ट स्लैश प्लेन लिखेंगे, तो प्लेन टेक्स्ट को रिटर्न करेगा और उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट एंड में हेलो वर्ड आएगा। तो सेव करेंगे आप, चलेगा ये, सेव कर देंगे और यहाँ से सर्वर को बंद करके रन करेंगे। तो अभी मैंने 3000 पोर्ट पे खोला हुआ है, तो HTTP सर्वर रनिंग एट 3000। तो अब यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर लोकल होस्ट में डालेंगे लोकल होस्ट कोलन 3000। यहाँ पर देखिए लिखा क्या आ रहा है, हेलो वर्ड। तो ये हेलो वर्ड मैंने यहाँ से भेजा है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ ये। तो पहले हम करेंगे कॉन्स्ट HTTP इज इक्वल टू रिक्वायर करेंगे HTTP मॉड्यूल को, HTTP, और उसके बाद यहाँ पर एक सर्वर क्रिएट करने के लिए कॉन्स्ट सर्वर इक्वल्स टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। और इसमें क्या होता है, ये कॉल बैक आता है जिसको बोलते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। इसमें दो ऑब्जेक्ट जाते हैं, RES। सो रिक्वेस्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट भेजने के लिए, और रेस्पॉन्स क्या होता है, रेस्पॉन्स भेजने के लिए। अब यहाँ पर ये N होगा। अब उसके बाद इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रेस्पॉन्स का हेडर सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड तो एक ये मेथड होता है और इसके अंदर हम क्या भेज सकते हैं, पहला तो स्टेटस कोड, जो हम सर्वर से भेजते हैं रेस्पॉन्स, तो उसको हम स्टेटस कोड एक होता है उसमें वो भी भेज सकते हैं, जो HTTP का स्टेटस कोड होता है। तो उसमें अगर हम 200 भेजते हैं तो 200 मतलब सक्सेसफुल का साइन होता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे दूसरा आर्गूमेंट, जहाँ पर लिखेंगे कंटेंट डैश टाइप, और उसके बाद यहाँ पे कोलन, और यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन स्लैश प्लेन मतलब प्लेन टेक्स्ट मैं भेज रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, विद टेक्स्ट स्लैश प्लेन। तो प्लेन टेक्स्ट में भेज रहा हूँ तो उसके लिए टेक्स्ट स्लैश प्लेन। अब देखिए मैंने हेडर जो है उसको सेट कर दिया।
अब उसके बाद मुझे भेजना होगा आउटपुट, तो रेस्पॉन्स डॉट एंड मैं भेजता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कोई मैसेज। तो द रेस्पॉन्स इज कमिंग फ्रॉम द सर्वर। तो ये आपका रेस्पॉन्स आ गया और इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जो सर्वर, मेरा सर्वर के अंदर सर्वर का ऑब्जेक्ट आ गया है। तो अब उसको लिसन करने के लिए सर्वर डॉट लिसन, और उसके अंदर मुझे पहला जो आर्गुमेंट है पोर्ट नंबर देना पड़ेगा, तो मैंने दे दिया 3000, और उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक में मैं लिख दूंगा कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिख देंगे एक मैसेज, द सर्वर इज लिसनिंग एट, और उसके बाद यहाँ पर पोर्ट को प्रिंट करा देंगे प्लस पोर्ट। तो अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे, तो कंट्रोल सी करेंगे और फिर से रन करेंगे। पोर्ट इज़ नॉट डिफाइंड, कहाँ पे पोर्ट आ रहा है इसमें? ये पोर्ट नहीं है, यहाँ पे 3000 लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने पोर्ट नाम का वेरिएबल नहीं बनाया। सेव करते हैं, CLS, और यहाँ पर इसको रन करते हैं नोड मॉड्यूल्स डॉट। तो यहाँ पर देखिए द सर्वर इज लिसनिंग एट 3000, तो हमें चलना है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर फिर से एक टैब खोलूँगा और उसमें लिखूँगा लोकल होस्ट कोलन 3000 और एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट भेजा था सर्वर से वो यहाँ पे आ रहा है, द रेस्पॉन्स इज कमिंग फ्रॉम द सर्वर। तो ये क्या है, ये प्लेन टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर। आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, जेसन को भी भेज सकते हो। जेसन के लिए क्या करना पड़ेगा, कंटेंट टाइप में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और इसमें मैं क्या करूँगा, रेस्पॉन्स डॉट एंड में क्या पास कर दूंगा, जेसन। जेसन पास करने के लिए क्या करिए, एक ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो यहाँ पे, लेट रेस्पॉन्स ओबीजे इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई कर दीजिए क्योंकि ये इसको कन्वर्ट करना है मुझे किसमें, जेसन में। जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करेंगे और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, जैसे नेम कोलन, मेरा नाम डाल देता हूँ, और फिर उसके बाद एज। तो ये ऑब्जेक्ट है जो मैं पास कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेसन में। और इसको मैं पास कहाँ कर दूंगा, यहाँ एंड में रेस्पॉन्स ओबीजे। तो ये जेसन की तरह पास हो जाएगा। और तो अब आप ध्यान से देखिए, अब मैं इसको एक बार फिर से रीरन करूँगा। तो 3000 पे ये लिसन कर रहा है, इसको मैं फिर से खोलूँगा यहाँ पे। तो इसको फिर से मैं यहाँ पे खोलूँगा, लोकल होस्ट कोलन 3000। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जेसन आ रहा है, देखिए दो ऑब्जेक्ट, नेम, मेरा नेम और एज आ रहा है। तो ऐसे ही आपका जब जेसन प्लेस होल्डर पे आप रिक्वेस्ट मारते थे तो ऐसे ही दिखता था ना। तो यही जेसन जो है आप यहाँ से बना के भेज सकते हो। देखिए यहाँ पे एपीआई आप बना के भेज रहे हो, इसी को बोलते हैं एपीआई, जो आप यहाँ से बना के भेज रहे हो। यहाँ से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो। मान लीजिए ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ मैं इसको हटा के यहाँ पे एक एरे बना देता हूँ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसमें मैं एक, फिर यहाँ कोमा लगाते हैं, फिर दूसरा, फिर यहाँ कोमा लगाते हैं, तीसरा कोमा, चौथा कोमा, पांचवा। तो देखिए 5 ऑब्जेक्ट एरे का मैंने भेज दिया। तो ये देखिए सेव करते हैं इसको। अब अगर चलते हैं और एक बार फिर से रन करते हैं इसको, इसको दोबारा रीरन करना पड़ता है बार बार, इसीलिए मैं नोडमोन कह रहा था आपसे। तो देखिए इसको फिर से रीरन करना पड़ेगा। तो हम अगली क्लास में देखेंगे कैसे कि इसको सॉल्व कर सकते हैं, कि बार बार रीरन ना करना पड़े। तो उसके लिए नोडमोन हम लोग यूज़ करेंगे। तो लोकल होस्ट कोलन 3000। अब देखिए ध्यान से, अब इसको मैं थोड़ा प्रिटेयर से देखिए, यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है आपके पास। तो हम लोग जेसन भेज रहे हैं बैक एंड से और फ्रंट एंड में उसको रिसीव भी कर रहे हैं।
तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, आप लोग कन्फ्यूज़ होगे। बैक कर देते हैं इसको और नॉर्मली प्लेन टेक्स्ट भेज के देखिए प्लेन टेक्स्ट आ रहा है कि नहीं। एप्लीकेशन स्लैश जेसन नहीं करिए अभी, अभी टेक्स्ट प्लेन करिए और सेव करते हैं। और अब देखिए इसको फिर से मैं बंद करता हूँ, फिर रन करेंगे और देखिए यहाँ पर चलेंगे, इसको लोकल होस्ट को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। हाँ देखिए आ रहा है, द रिस्पॉन्स इज कमिंग फ्रॉम द सर्वर। तो ये आप लोग करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं। कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। अब इसमें देखिए कि हम लोग अभी तो क्या है कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए लोकल होस्ट कोलन 3000 और यहाँ पे अगर स्लैश भी लगा दें तो स्लैश पे ये काम कर रहा है, मतलब कि रूट पे काम कर रहा है ये, जो रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे स्लैश अगर अबाउट होता, स्लैश अबाउट, तो उसके लिए हम क्या कुछ और टेक्स्ट मुझे भेजना है, और स्लैश कॉन्टेक्ट के लिए कुछ और, तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, देखिए ये जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के अंदर एक एक प्रॉपर्टी होती है रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल। तो उसके अंदर क्या होता है, जो यू आर एल आता है हमारा, मान लीजिए मैं कोई रिक्वेस्ट करता हूँ स्लैश अबाउट पेज का, तो वो क्या यू आर एल यहाँ पे आ जाता है रिक्वेस्ट के अंदर। ध्यान रखिएगा रिक्वेस्ट के अंदर आता है, रिस्पॉन्स के अंदर नहीं आता। तो उस यू आर एल से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन से पेज के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, और उसी का रिस्पॉन्स हम भेज देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स करके, और यहाँ पर अब मान लीजिए मैं एक पेज बनाता हूँ, जैसे कि देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़ कंडीशन, इफ़ रिक्वेस्ट आर ई क्यू डॉट, उसके अंदर एक यू आर एल का नाम का प्रॉपर्टी होता है यू आर एल। अब इक्वल टू कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे अगर ये जो यू आर एल है वो क्या हो, स्लैश अबाउट। अगर ये अबाउट पेज का यू आर एल है तो आप क्या करिए, यहाँ पर जो मैं ये कट किया था इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर ये टेक्स्ट प्लेन, और यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए रिक्वेस्ट कमिंग फॉर द अबाउट पेज, फॉर द अबाउट पेज। तो ये रिक्वेस्ट जो आ रही है वो अबाउट पेज की ला रही है। फिर क्या करिए आप यहाँ पे एक और कर सकते हो, क्या एल्स इफ अब मान लीजिए कोई और आपको बताना है, रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल इक्वल्स टू, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, डॉट कॉन्टैक्ट। तो मान लीजिए अगर कॉन्टैक्ट के लिए आ रही है, अगर मान लीजिए इस पर कॉन्टैक्ट के लिए आ रही है, तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे यही चीज़ आप यहाँ पे फिर से लिख सकते हो, और उसके बाद इसको पेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पर लिख दो रिक्वेस्ट कमिंग फॉर कॉन्टैक्ट पेज। और जो हमारा स्लैश यू आर एल जो अभी तक आ रहा था उसके लिए क्या करेंगे, एल्स इफ, और यहाँ पर क्या करेंगे रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे स्लैश है, स्लैश मतलब होता है रूट, जो पहला होम पेज होता है, तो कर देंगे ये यही चीज़ फिर से कॉपी कर देंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे कर देंगे रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम फॉर द होम पेज। और आप चल के इसको फिर से करते हैं रन, कंट्रोल सी करते हैं सी एल एस। अब देखिए यहाँ पर फिर से रन करते हैं अगर इसको नोड मॉड्यूल्स डॉट जी एस, तो यहाँ पर 3000 पे चल रहा है ये। अब हमें क्या करना है, जाके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट कमिंग फॉर द होम पेज आ रहा है, क्योंकि ये स्लैश यू आर एल होता है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्लैश अबाउट, तो देखिए रिक्वेस्ट कमिंग फॉर द अबाउट पेज आ गया। तो यहाँ पर जो हम यूज़र जो रिस्पॉन्स जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ से, वहाँ से वो आ रहा है कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट करेंगे तो देखिए कॉन्टैक्ट पेज आ गया, रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम फॉर द कॉन्टैक्ट पेज। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एक और चीज़, कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि देखिए एल्स, अगर कुछ भी ना चले, मतलब इसमें से कुछ भी ना चले, एल्स चले, तो आप यहाँ क्या कर दीजिए, यहाँ पे एक और आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देते हैं, और यहाँ पर लिख दीजिए इनवैलिड रिक्वेस्ट। तो अगर कुछ और दे वो इसके अलावा इनवैलिड रिक्वेस्ट आ जाए। सेव करते हैं इसको, मुझे फिर से रिटर्न कराना पड़ेगा सी एल एस। तो देखिए द सर्वर इज लिसनिंग एट 3000, और हम चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करेंगे तो कॉन्टैक्ट आ रहा है अभी। अगर मैं यहाँ पे अबाउट लिख दूँ तो अबाउट पेज आएगा,
और लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, जैसे कोई भी नाम लिख दूँ जो मेरा यहाँ रूट बना ही नहीं है, तो देखिए क्या आएगा, इनवैलिड रिक्वेस्ट। ये अपना ये नहीं बता रहा है, ये मैं यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मैंने, एल्स में अगर कुछ भी ना मैच हो इसमें से यूआरएल, तो आपका ये आ जाए इनवैलिड रिक्वेस्ट। सो आप ये काम कर सकते हो कि इसमें बहुत सारे यूआरएल्स आप बना के उस पर क्या कर सकते हो, उस पर कंडीशन लगा के आप वो यूआरएल को मैच करा सकते हो, और यही हम लोग आगे चल के कराएंगे इसमें। तो एच मॉड्यूल आज आपका आधा ही हो पाया, थोड़ा और है इसमें जो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपका नोड जेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग एक्सप्रेस जेस में मूव करेंगे। और देखिए इसमें यही प्रॉब्लम होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या दिख रही है आपको, कि जितने यूआरएल आपको बनाने हैं, स्लैश अबाउट, स्लैश कॉन्टैक्ट, स्लैश, तो सबके लिए हमें अलग अलग एल्सिफ लिखना पड़ रहा है। तो ये चीज़ ना करना पड़े इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेमवर्क। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग नोड जेस को नहीं यूज़ करते कोडिंग करने के लिए, हम लोग एक्सप्रेस जेस को लर्न करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इसको बेटर वे में आप बना सकते हो। तो यही जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा कोड हो गया। अभी मान लीजिए मैंने 2 ही 3 राउट बनाए हैं, कॉन्टैक्ट, स्लैश और अबाउट। अब मान लीजिए आपकी वेबसाइट में बहुत सारे राउट्स हैं, तो अब देखिए कितना बड़ा पेज हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस जेस को। ये मैं कोड आपको दे रहा हूँ, आप लोग क्या करिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग, और इसमें जो थोड़ा बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग कल देखेंगे, और बाकी आपके ये पूरा हो जाएगा। देखिए इसमें और कुछ भी नहीं है, यही चीज़ें हैं, और यहाँ पर बताया हुआ है उसी को। और जो इसमें और भी चीज़ें हैं वो हम लोग एक्सप्रेस जेस से करेंगे आगे।